क्लास 12 मैंने पिछले तुम्हारे 10 साल के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर लिए और सब जला दिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट सिर्फ पिछले 3-4 साल के हैं, जब से सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी का अनाउंसमेंट किया था। बिकॉज जब से ये कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का अनाउंसमेंट हुआ है, तब से ही कंट्रोवर्सीज मार्केट में चल रही हैं। लास्ट ईयर पेपर टफ था, सारे स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल के बाहर लिटरली रो रहे थे। भाई पेपर ऐसा गया है कि भाई फेफड़े फूल के हाथ में आ गए। तो जेई के लेवल का था, फिर जेई से भी ज्यादा ऊपर का था। More than JEE? वाले एट द 7 अकेडमी और अभिषेक साहू, चारों का बंसोट परसों रात से मैं 1 घंटे भी नहीं सोया। हालत ख़राब हो गई है गाइस। बहुत अच्छा लेवल का पेपर आया, लेंदी पेपर भी था काफ़ी। मतलब पास हो जाओगे? मे बी। हमें लगा कि आएगा एनसीईआरटी से, और हमें एनसीईआरटी में लगा। फिर उसके पिछले साल फिजिक्स का पेपर इतना टफ था कि पूरे यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज थी कि कुछ सेट्स इजी आ रहे हैं तो कुछ सेट्स में बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, जब मैंने कई सारे स्टूडेंट्स से बात करी थी तब मुझे मालूम पड़ा था, और जब प्रॉपर एनालिसिस खुद किया पेपर्स लाके, तब पता चला कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स में क्या क्या चल रहा है, और 2025 में क्या हुआ ये बताऊंगा, 26 में क्या हुआ ये भी बताऊंगा विद ऑल द प्रूफ्स, और तो और ये बताऊंगा कि 2027 में यानी आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में किस सब्जेक्ट में कितने टफ क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उसके लिए रेडी रहना है। तो बस अगर तुम स्मार्ट स्टूडेंट हो कि तुम इन सारी प्रेडिक्शंस को, इस सारे एनालिसिस को समझ पाओ और तब अपने आप को एक डायरेक्शन दे पाओ, तो ही इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज मैं प्रॉपर एनालिसिस दिखाने वाला हूं। मैं बाकी लोग की तरह नहीं बस आकर के चिल्ला दूं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये बुक ले लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो, नहीं, एक प्रॉपर एनालिसिस देखेंगे। और अगर रेडी हो तो कमेंट में टाइप करना यस आई विल किल माय बोर्ड एग्जाम्स। और आओ चलो शुरू करते हैं। क्या हालचाल पढ़ ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। यार आज के इस वीडियो में ना सिर्फ एनालिसिस थोड़ी है, एनालिसिस तो मैं करके लाया ही हूं, साथ ही साथ मैं तुम्हारे को प्रॉपर मटेरियल्स दूंगा, कहां से पढ़ना है, किससे पढ़ना है, ये सभी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से देखते जाओ और समझते जाओ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का पेपर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा लास्ट ईयर, बट मैं दोनों साल का लिख के लाया हूं, 2025 का भी और 26 का भी। अब ओवरऑल डिफिकल्टी मॉडरेट बोली जा रही है, बट ऑब्वियसली थोड़ा पिछले साल से ज्यादा टफ था 26 वाला, मतलब 25 से 26 वाला ज्यादा टफ था। क्यों? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड था, बट यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी एमसीक्यूज थे। एमसीक्यूज की बात हो रही है। फिर अगर तुम न्यूमेरिकल्स की बात करो, यहाँ बैलेंस थे, बट यहाँ टाइम टेकिंग न्यूमेरिकल्स थे। कई बच्चों का न्यूमेरिकल्स के ही चक्कर में उनका पूरा पेपर फंस गया, और लास्ट के पेपर जब कंप्लीट करने वाले थे तभी इन्विजिलेटर आता है और आंसर शीट छीन करके चला जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता यार कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए ही ये प्रॉपर एनालिसिस दिखा रहा हूं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पिछले साल 2025 में थोड़ी इजी थी, स्कोरिंग थी, प्रेडिक्टेबल थी कि जो पढ़ के गए थे वैसा आया था। बट लास्ट ईयर जैसे मैंने बोला इजी टू मॉडरेट लिख रहा है, बट मॉडरेट कह सकते हैं। पेपर लेंथ मैनेजेबल था, बट यहाँ पर बड़ा पेपर था, इसलिए कई लोग का छूटा था लास्ट ईयर। अब समझो तुम बात को कि हुआ क्या। 2025 का पेपर स्टूडेंट फ्रेंडली था, एमसीक्यू सीधे एनसीईआरटी से थे, बैलेंस न्यूमेरिकल्स थे, प्रेडिक्टेबल ऑर्गेनिक सेक्शन था। बट 26 में बिल्कुल उल्टा, एमसीक्यू में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। जो लोग जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए तो थोड़ा इजी लगा, बट जो सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ रहे थे उनके लिए टफ था। फिर वहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉपरली डिफिकल्ट आई थी, मानो या ना मानो। एंड देन अगर हम बात करें एप्लीकेशन बेस्ड केस स्टडीज की, तो उसमें भी काफी लोग का टाइम वेस्ट हुआ। एंड इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स के केस स्टडी क्वेश्चंस, फिर मैथ्स हो, बायो हो, फिजिक्स हो या हो केमिस्ट्री, सारे ही केस स्टडी क्वेश्चंस विद आंसर्स टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम यहाँ स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। करना क्या है केमिस्ट्री में, तो वो यहाँ पर तुम्हें दिखने वाला है। सबसे पहले देख लो कि टॉपिक वाइज डिफिकल्टी 2026 की क्या थी, क्या टफ था, कौन से टॉपिक्स, और क्या थोड़े से मॉडरेट थे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ था, केमिकल काइनेटिक्स, एमाइंस। वहीं स्कोरिंग क्या था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल और डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स वाला चैप्टर। फिर वहीं आगे बढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हमें करना यह है कि सबसे पहले ऑर्गेनिक को मास्टर कर लो। कई लोग की दिक्कत ऑर्गेनिक में होती है बिकॉज 11th ही वीक पड़ी है, 11th की ऑर्गेनिक हाथ में नहीं है, तो 12th की कहां से आएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इसलिए बोल रहा हूं कि सबसे पहले 11th वाला मजबूत करो अपना ऑर्गेनिक, अगर तुम्हारा बैकलॉग है तो। उसके बाद नेम्ड रिएक्शन जितने भी हैं वो सारे, एंड फिर कन्वर्जन्स के प्रॉपर फ्लोचार्ट बना करके स्टडी करो, और डेली 15 मिनट का रिवीजन शुरू में सुबह उठ करके कर लिया अगर अपनी ही बनाई शीट से, तो यार पूरे फुल मार्क्स का जुगाड़ कंफर्म समझो, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने वाले। एंड तुम्हारा ये काम मैंने इजी कर दिया है, बिकॉज मैंने यार तुम्हारे लिए अपने सामने देखो, ये जो दिख रही है तुम्हें, ये नॉर्मल नोट्स नहीं है, ये तुम्हारे 199 पेजेस ई बुक्स हैं। फिर चाहे बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, इनफैक्ट केमिस्ट्री सबके लिए है, और इसके अंदर कलरफुल तरीके से सिर्फ और सिर्फ 199 पेजेस में पूरी की पूरी तुम्हारी केमिस्ट्री है। और अगर अब बात करें 12th की, तो 12th की तो है ही, 11th की भी आती है।
तुम जा करके ले सकते हो, बिकॉज उसमें 199 पेज में पूरा सिलेबस है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब कुछ, और इतने बढ़िया से समझाया गया है कि कंसाइज मैनर में रोज रिवीजन करने के लिए ये परफेक्ट टूल तुम्हारे लिए बन जाएगा। और चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो ले सकते हो, चाहे पीसीएम, चाहे पीसीबी, चाहे पीसीएमबी। वेबसाइट पढ़ले.com पे अवेलेबल है, कूपन कोड पढ़ले 49 यूज करना, डिस्काउंट मिल जाएगा कॉम्बोज पे। चलो वापस आते हैं और समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, जहां पर थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स देखने मिले थे। तो यहाँ तुम्हें फाइनल आंसर रॉन्ग होने पर भी स्टेप मार्किंग मिलती है, ये सबसे अच्छी बात है। स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है एज पर मार्किंग स्कीम मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, उससे तुम जा करके देख सकते हो। पढ़ले सीनियर्स नाम का हमारा टेलीग्राम है। अब तुम्हें क्या करना है, हर न्यूमेरिकल में गिवन, फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद यूनिट्स, फिर उसके बाद जब आंसर आए तो उसको ऐसे करके एक बॉक्स बना देना है। ये सारे स्टेप फॉलो करके ना तुम्हारा आंसर या कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण गलत भी हो गया तो भी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, ये अच्छी बात होती है। फिर उसके बाद अगर इनऑर्गेनिक की बात हम समझें तो एनसीईआरटी की लाइंस को शुरू से बोला जा रहा है भाई, इनऑर्गेनिक में पढ़ते चले आओ, और इस बार भी यही करना है। तुम्हें डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, इसमें एक्सटर्नल बुक्स पढ़ना छोड़ दो क्योंकि यही लोग टाइम वेस्ट करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ो और उसके गिव रीजंस टाइप क्वेश्चन उठा करके, सच बता रहा हूं, देख डालो पूरा, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आते हैं। फिर अगर हम बात करें असर्शन रीजन मास्टरी की, तो ऑर्गेनिक और फिजिकल के छोटे छोटे रीजनिंग पॉइंट्स पर फोकस करो क्योंकि यहीं से असर्शन रीजन एक्चुअल में बनते हैं। चलो अब अगर हम बात करें अगली बात कि भाई बायोलॉजी में क्या था, इस पर पढ़ने से पहले एक बार मैं तुम्हारी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ ये शीट। इस शीट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट शीट है ऑब्वियसली, और बिल्कुल फ्री में मैंने पूरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के हॉट एंड कूल टॉपिक्स नोट कर दिए। यानी हॉटेस्ट टॉपिक सबसे पहले कर लेना, फिर हॉट फिर कूल वाले थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये शीट भी फ्री में टेलीग्राम पर डली है, जाकर के उठा लो, बिल्कुल फ्री है तुम सबके लिए। देखो अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो 26 में बैलेंस था, स्कोरिंग था क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे, ऑब्वियसली प्रेडिक्टेड केस स्टडीज थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम्स थे। 26 यानी जो भी पेपर जस्ट हुआ था। बट उसके पहले चले जाएं तो 25 में थोड़ा सा टफ पेपर था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ट्रिकी केस स्टडीज थे, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस थी। अब ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस इस साल भी आ सकते हैं, याद रखना। बताऊंगा अभी कहां से और कैसे प्रिपेयर करना है सब। सबसे पहले अगर हम सेक्शन वाइज ट्रेंड देखें कि भाई कौन सा सेक्शन से कितने मार्क्स आ रहे थे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम, तो जेनेटिक्स इवोल्यूशन में कॉन्सेप्चुअल हैवी था 25 में, 26 में डायरेक्ट आया था। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मेरा फेवरेट था 12th में, मैंने भी नीट के लिए प्रिपेयर किया था और बायोलॉजी मेरा पूरा फेवरेट था। बट जहां पर भी जूलॉजी की बात होती थी मेरे को मजा आता था। बॉटनी मेरे लिए बड़ा टफ था यार, तुम्हारे लिए क्या इजी क्या टफ बताना कमेंट में। तो यहां तुम्हें ना 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे बट डिटेल्ड थे, लंबे थे। वहीं 26 में इजी थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे। इकोलॉजी में 25 में इजी स्कोरिंग था, 26 में और भी इजी कर दिया गया था क्योंकि इकोलॉजी में वैसे ही लोग परेशान होते हैं। तो सीबीएसई वालों ने बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी। फिर अगर हम बात करें बायोटेक की तो इसके अंदर 25 में एप्लीकेशन बेस्ड था, 26 में मॉडरेट था। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 25 में मॉडरेट, 26 में डायरेक्ट थ्योरी था। और इस चैप्टर से तो चाहे नीट हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी लाइन से आते हैं। फिर अगर हम बात करें कि अब बायो में क्या करना है, सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा नॉर्मल सी बात है बट लोग नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं, दैट इज बायोलॉजी में एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ना टाइम वेस्ट है। सब कुछ हेडिंग है, टर्मिनोलॉजी है, इनफैक्ट जो चैप्टर शुरू होने से पहले इंट्रो होता है वो तक पढ़ना पड़ेगा, एंड में जो समरी है वो तक पढ़नी पड़ेगी। और तो और प्रॉपर पढ़ने के बाद जो भी मैं कहूंगा कि जो हमारी एनसीईआरटी बुक ऐसी होती है, बगल में जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है टेक्स्ट के बगल में, वहां पर नोट कर लो जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा लग रहा है। नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करो। और जैसा मैंने बोला यार कि तुम्हारे चारों सब्जेक्ट्स के ई बुक्स हैं 199 पेज में, कलरफुल है, सब कुछ नोटेड है। जैसे बायो वाला भी देख लो, इसके अंदर भी सब कुछ कलरफुल तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है। तो तुम्हें नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनफैक्ट उसी टाइम में तुम्हें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी लेवल के आएंगे। उसके लिए तुम्हें सीबीएसई के दिया हुआ कॉम्पिटेंसी बुकलेट लगाना है जो बिल्कुल फ्री है, और लिंक उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। चलो आओ आते हैं आगे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया तो उस पर ऑलरेडी पीडीएफ दे दूंगा मैं विद आंसर्स। फिर आता है डायग्राम प्रिसीजन एंड एनसीईआरटी लेबलिंग। जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, बायोटेक के डायग्राम्स पेंसिल से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो। और सिर्फ ड्रॉ नहीं, ड्रॉ करने के कम चांसेस होते हैं, आएगा क्या लेबलिंग और एक एक लेवल का फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लेना है। फिर उसके बाद आता है जेनेटिक्स एंड बायोटेक का लॉजिक अपना क्लीन रखो। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, पुनेट स्क्वायर क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के स्टेप्स को रटना नहीं है, फ्लो चार्ट बना करके माइंड मैप बना करके समझना है। और ये सब तुम आजकल इजीली कर सकते हो यार। तुम जेमिनी से बनवा लो, नोटबुक एलएम पे बनवा लो, चाहे चैट जीपीटी से बनवा लो, बट समझो इंस्टेड ऑफ रटना, ये हमेशा काम आएगा। फिर अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज जो लोग पीसीएम वाले हैं परेशान मत हो, आगे इसी वीडियो में मैथ्स की भी बात है, फिजिक्स की भी बात है, परेशान मत हो, सुन लो थोड़ा बायो वालों का भी दर्द।
बायो वालों के लिए कीवर्ड हैवी आंसर जरूरी है। एग्जैक्ट आंसर के कीवर्ड्स ढूंढते हैं जब सीबीएसई के एग्जामिनर्स कॉपी पलट पलट के चेक कर रहे होते हैं। ये इनफैक्ट कई सारे पॉडकास्ट पे जब मैं जा चुका हूँ, कई सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, तो वहां भी मुझे मालूम पड़ा कि कोई भी सब्जेक्ट हो, एग्जामिनर्स कीवर्ड ढूंढते हैं और मार्किंग स्कीम, बस इन्हीं दो चीजों के बेसिस पे चेक करते हैं। तो तुम्हें भी स्मार्टली जो पता चल चुका है तो याद रखना कि कीवर्ड्स डालने हैं। तो लो अब आ गए हम मैथ्स पे, और अगर अब मैथ्स की बात करें 2026 में तो बैलेंस्ड और छोटा हो जा पेन, छोटा हो जा, बैलेंस्ड और एनसीईआरटी फ्रेंडली था। ठीक है, अब सुनो, ऐसा इसलिए हुआ था ऑब्वियसली क्योंकि पिछला पेपर बहुत ही टफ था 25 वाला। क्या था डिफरेंस, यहां साफ साफ लिखा है। क्वेश्चन स्ट्रक्चर यहां पर काफी कॉम्प्लेक्स था, रेफरेंस हैवी था। जिन्होंने अदर बुक्स देन एनसीईआरटी फॉलो की थी उनके लिए इजी था, खासकर जो लोग जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। बट जो लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी लग गए थे, 25 वाला टफ था, बट 26 में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे, यानी लास्ट ईयर थे। फिर उसके बाद लॉजिक, यहां मल्टी स्टेप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी और यहाँ फ्यूअर स्टेप्स में काम चल रहा था। फिर वहीं 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, यहाँ ट्रिकी वेक्टर्स थे, यहाँ स्टैंडर्ड थे, लेस टाइम कंज्यूमिंग था। तुम पेपर भी देखोगे ना, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें ऐसे दिख जाएंगे जहाँ तुम्हें मालूम पड़ेगा कि एनालिसिस उन्हीं पेपर्स के हिसाब से किए गए हैं, कोई मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, प्रॉपर एनालिसिस के बाद लिख रखा है। फिर वहीं कैलकुलेशन स्टाइल, यहाँ डिफिकल्ट आइडेंटिटीज आई थी, यहाँ बैलेंस कैलकुलस था। फिर लेंदी और कॉम्प्लेक्स पेपर में केस स्टडीज डाले गए थे पिछले के पिछले साल, बट लास्ट ईयर फेमिलियर थे, प्रेडिक्टेबल केस स्टडीज थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि यहां बगल में कॉलम बन जाएगी और 2027 में भी ऐसा होगा। पैटर्न चेंज होता रहता है, कभी इजी, कभी डिफिकल्ट, और कभी कोई सब्जेक्ट इजी होता है, कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट होता है। जैसे लास्ट ईयर केमिस्ट्री डिफिकल्ट थी, बट उसके पहले फिजिक्स डिफिकल्ट थी। तो हमें प्रिपेयर इस माइंडसेट से नहीं करना है, हमें इनफैक्ट एनालिसिस के बेसिस पर ध्यान लगाना है। जैसे अगर मैथ्स की बात करें तो अब क्या ध्यान हम दे सकते हैं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आर गॉड मोड, इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं मारना है भाई। इसको इग्नोर मारा तो वैसा ही फील होगा जैसा उसने इग्नोर जब तुझे मारा था। ठीक है, ऐसे ही इग्नोर मार देगा एग्जामिनर भी। क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज बोर्ड वालों का सीक्रेट क्रश है भाई ये एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल। इन्हें कम से कम 2 से 3 बार पूरा सॉल्व करना, और ऑब्वियसली तभी तुम्हारी प्रैक्टिस बन पाएगी। मुझे पता टाइम नहीं मिल पाता है अगर तुम स्पेशली जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट एंड के टाइम पे एटलीस्ट रिवीजन के लिए एनसीईआरटी थॉरली लगा देना। देन अगर हम बात करें वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की, तो यहाँ फ्री मार्क्स मिलते हैं, इनको इग्नोर मत करना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस हो, वेक्टर प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स रेडी रखो, एंड हैंड कैलकुलेशन मिस्टेक से बचो, फिर मार्क्स पक्के हैं। एंड देन कैलकुलेशन का डेली डोज, मतलब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस को आखिरी महीने के लिए मत छोड़ना। डेली 5 से 10 क्वेश्चन लगा के हैबिट बना लो, स्ट्राइक कंटिन्यू रखो। एंड देन रफ वर्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मार्जिन ड्रॉ करके साइड में ही कर लेना। मतलब भाई अगर तुम्हारी से शीट है, साइड में ही रफ वर्क कर लेना। कई लोग लास्ट पेज पे करते हैं तो पेज ही पलटते रह जाते हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन ई की, तो हर क्वेश्चन के इक्वेशन को पहले रफ में वेरीफाई करो, फिर आंसर शीट में डालना, बिकॉज मेजरली मिस्टेक लास्ट ईयर केस स्टडीज में हुई थी और उसके पहले भी। अब आते हैं लास्ट एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट फिजिक्स पे। 2025 में तो भाई सबकी नींद उड़ा दी थी इस पेपर ने, बिकॉज बहुत टफ था। न्यूमेरिकल्स मल्टी स्टेप थे, लेंदी थे, असर्शन रीजन टफ था, केस स्टडी में ग्राफ, एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारी चीजें थी, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हुई थी। बट मॉडर्न फिजिक्स यहां मेन समस्या बना था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यूज बड़े लिमिटेड थे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी, तभी मॉडर्न फिजिक्स हो पाता। बट ये 25 की बात थी, यानी पिछले के पिछले साल। अगर हम बात करें 26 की, यानी जो जस्ट पेपर हुआ है, कंपेयर करें तो कॉम्प्लेक्सिटी यहां मॉडरेट टू डिफिकल्ट था और 26 में मॉडरेट था, थोड़ा इजी किया गया था, थोड़ा सा, इत्तू सा इजी किया गया, ज्यादा नहीं, ज्यादा खुश नहीं होना है। न्यूमेरिकल यहाँ बहुत ही लेंदी थे, मल्टी स्टेप थे, यहाँ बैलेंस थे, फॉर्मूला ड्रिवन थे, एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल थे, यहाँ पर उतने ज्यादा ट्रिकी नहीं थे, उतने दिमाग लगाने वाले नहीं थे। अगर सॉल्व किया था, प्रैक्टिस की थी तो कर लेते। फिर वहीं असर्शन रीजन, यहाँ मिक्स कॉम्प्लेक्स थे, यहाँ सिंपल थे, टाइम मैनेजमेंट चैलेंजिंग था बट यहाँ कंफर्टेबल। वहीं स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी अलाइनमेंट देखा गया 25 के पेपर में, बट 26 के पेपर में बहुत ही तगड़ा, मतलब प्रॉपरली एनसीईआरटी से अलाइन कर दिया गया था। देन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ यहाँ हाई था, यहाँ मॉडरेट था, मतलब सिंपल भाषा में पेपर 25 से इजी कर दिया गया था। बिकॉज जैसा मैंने बोला, कोई सब्जेक्ट कम कर देते हैं तो कोई बढ़ा देते हैं। केमिस्ट्री बढ़ा दिया गया था, फिजिक्स इजी किया गया था, तो सिंपल सी बात है। अब अगर स्टडी टिप्स देखें तो एनसीईआरटी डायग्राम और डेरिवेशंस को रटना मत, पढ़ना है इन्हें बट रटना नहीं है। फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में लाइन वाइज एनसीईआरटी डायग्राम हो गया, जैसे रे ऑप्टिक्स का, वेव फ्रंट्स का, एसी सर्किट्स का, ये आता है। और डेरिवेशन स्कोरिंग जैकपॉट है भाई। डेरिवेशन तो यार शुरू में पढ़ रहे होते हो क्लासरूम में, कोचिंग में, ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो तुम्हारे लिए इजी स्कोरिंग चीज है, बट इन्हें रटना मत, इनको प्रैक्टिस कर लेना स्टेप बाय स्टेप, ताकि फॉर्मूला स्किप वाला मूवमेंट वहां पे ना हो। कभी कभी जब डेरिवेशंस करने जाओगे ना एग्जाम हॉल में,
माइंड ब्लैंक हो जाएगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ऐसा हो, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग दिस। एंड अगर हम बात करें केस स्टडी की, तो उसके लिए पहले से मेहनत करना, खासकर मॉडर्न फिजिक्स में, जो मैंने पहले ही बोला था, मॉडर्न फिजिक्स की दिक्कत हुई थी 25 के पेपर में। फिर सेमीकंडक्टर हो, एटम हो, न्यूक्लियस हो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के रियल वर्ल्ड केस स्टडी वीकली सॉल्व करो, यहाँ फ्री के मार्क्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सबसे इजी है, मुझे सबसे इजी लगता था, तुम्हें लगता है नहीं? ये कमेंट में बता मेरे भाई, वहीं पे डिस्कशन करेंगे। आते हैं फॉर्मूला शीट और ग्राफ की बुकलेट्स पे, तो फॉर्मूला शीट में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तुम भी बना लो। एंड बोर्ड में एमसीक्यूज डायरेक्ट ग्राफ पर बहुत आते हैं, इसलिए ग्राफ वाली चीजें मिस नहीं करनी है। पीवाईक्यू रिहर्सल कर लो टाइमर लगा करके। न्यूमेरिकल्स में स्पीड और कैलकुलेशन एरर सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसके लिए पीवाईक्यूज कर सकते हो, या जैसा मैंने बोला कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के पीडीएफ टेलीग्राम पे डाले हैं, उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जाते जाते यही बोलूंगा इस वीडियो में कि यहां तक आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हाइप करना, कमेंट में बताना कैसी लगी, बिकॉज बड़ी मेहनत से बनाई है, प्रॉपर एनालिसिस किया, फिर पीपीटी बनाई, फिर उसको डिजाइन किया और फिर तुम तक पहुंचाया है। एनसीईआरटी हो या कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन हो या शीट्स हो, सबकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें टेलीग्राम पर भेज दिया, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड फास्ट अगर पढ़ना है, सिलेबस जल्दी खत्म करना है, तो ई बुक्स ले लेना, ये चारों मेरे हाथ में है, बिकॉज मुझे खुद मजा आता है जब भी मैं इसे देखता हूं। यार कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, स्क्रीन पे देखो कितने कलरफुल तरीके से बनाई गई है, एक बार पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा। और एक सब्जेक्ट की लेने से अच्छा कॉम्बो लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन जाना, जा पढ़ ले।